हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप लोग देख रहे हैं वॉच डायलॉग, जो अभी 2022 की लेटेस्ट एनिमी है, जो हमें अमेज़न प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम बॉयज डायबॉलिक का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 1 का नाम है लेज़र बेबी डे आउट। ये कहानी वॉट रिसर्च डेवलपर की है, जो कि एक रिसर्च सेंटर है जो कि मेटा ह्यूमन बेबी जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, और वो इन बेबी को ट्रेन करके इनके माँ बाप को बेच देते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसों में। वहीं पे हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि वॉट में काम करता है। उसका काम बेबी को ट्रेनिंग देना होता है। वो आदमी दिल का बहुत अच्छा और नेक होता है। जिस बेबी को ट्रेन कर रहा होता है वो एक छोटी बच्ची होती है। उसकी स्पेशल पावर आंखों से लेजर छोड़ना है। वो आदमी उस बेबी को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करने की कोशिश करता है। आखिर में 20 दिन हो जाते हैं पर वो बेबी अभी भी सही निशाना नहीं लगा पाती। तो वो आदमी उदास होकर रूम से बाहर आ जाता है, और हमें कई सुपर पावर वाले छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए जाते हैं जिनकी स्पेशल पावर हमें दिखाई भी जाती है। वो अपने बॉस के पास जाता है और रिपोर्ट सबमिट करने को, तो उससे पता लगता है जो बच्चे रिजल्ट में फेल हो जाते हैं तो वॉट कंपनी उन बच्चों को टर्मिनेट कर देती है। इसका मतलब वो उन छोटे बच्चों की हत्या कर देती है क्योंकि वो उनके किसी काम के लिए नहीं होते। उस बच्ची को बचाने के लिए एक बार फिर से जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस रूम में भागा भागा जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए, और वहाँ से उस बच्ची को लेके भाग जाता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसका सामना गार्ड से होता है। गार्ड उसकी तलाशी लेता है, लेकिन वो बच्ची तब तक उसकी चंगुल से भी भाग चुकी होती है बाहर की तरफ। बाहर जाते जाते उसके सामने कई सारे असैसिन आ जाते हैं जो उस बेबी को मारने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो बेबी अपनी लेजर लाइट की मदद से सबको मार देती है, और जो गार्ड उस आदमी का रास्ता रोके हुए था उसको भी वो मार देती है। इसके बाद वो बेबी पार्क की तरफ बढ़ने लग जाती है, और रास्ते में जो भी उसके सामने आता है उसको अपने लेजर लाइट के थ्रू उसके बॉडी में एक बड़ा सारा होल बना देती है और जू के अंदर चली जाती है। उस बेबी को जू के अंदर एक बॉल दिखाई देती है रेड कलर की। वो बेबी उसको लाल शेप समझ के उसका पीछा करने लग जाती है, और वो गेंद जगह जगह हर जानवर के बीच से निकलना चालू कर देती है। लेकिन असैसिन जितने भी होते हैं वो उस बेबी का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो बेबी बड़ी मुश्किल से कैसे ना कैसे बच रही होती है उन जितने भी असैसिन होते हैं, और साथ में पीछे से जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस बेबी का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है जो वॉट के लोग हैं वो उस बेबी को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बेबी एक खतरा बन चुकी है, और वॉट की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि वॉट क्या करती है अपने काले कारनामों के पीछे। वो आदमी भी उस लड़की की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा होता है उसके पीछे जाके उसे बचाने के लिए। जैसे कि वॉट के लोग सामने आते हैं वो बेबी उन सबका काम तमाम कर रही होती है, और हमें दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर खूब सारा ब्लड। इसी के साथ हमारे सामने कहानी आगे बढ़ती है। वो बेबी एक गोरिल्ला के पास चली जाती है, और गोरिल्ला उसको साथ बच्ची के साथ खेलने लग जाता है अपना बच्चा समझ के। लेकिन ऊपर से एक स्नाइपर उस बच्ची को शूट करने की कोशिश करता है, तो वही आदमी आता है और स्नाइपर को पकड़ लेता है और उसको भी मार देता है, और उसकी गन लेके बेबी को बचा लेता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से असिस्टेंट आया है उस आदमी को मारने के लिए, लेकिन वो बेबी की मदद से असिस्टेंट को जला देते हैं। इसके बाद वो लड़की उस गुब्बारे के पीछे पीछे वापिस से भागने लगती है, और साथ ही में वो आदमी भी उस बेबी का पीछा करने लग जाता है। वो बेबी जाते वक्त एक अनकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जा पहुंचती है उसके एलिवेटर के अंदर। साथ में वो आदमी एलिवेटर के पे लटक जाता है उस बेबी को बचाने के लिए, ताकि उस बेबी को कोई नुकसान ना हो। साथ ही में वॉट के आदमी भी आ जाते हैं एक हेलीकॉप्टर लेके, जो कि निशाना लगाते हैं उसी आदमी पे जो कि उस बच्ची को लेके भागा हुआ होता है। लेकिन टेक्निकल इशू के कारण वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, और वो बेबी और आदमी दोनों बच जाते हैं। बेबी जब ऊपर आती है तो वो एक रेड बॉल को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखी बड़ी थी। और तो हमें पता लगता है कि वो लड़की रेड कलर से फैसिनेटेड है, यानी कि रेड कलर की बॉल से, और रेड कलर की बॉल से वो आदमी उस बेबी को 20 दिन तक खिलाया पिलाया करता था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो आदमी जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो अपने पुराने दिन याद करता है, कैसे उसने उस बेबी की रक्षा करी, उसको बचाने की पूरी तरीके से सोचता है एक बार फिर से, क्योंकि उस बेबी को वो अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करने लग जाता है।
लेकिन हमें अचानक से दिखाया जाता है कि वॉट के आदमी उसी छत पे अनकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे आ गए हैं उस बेबी को मारने के लिए। वो आदमी उस बेबी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेबी जब अपने मुंह बोले फादर को डरा हुआ देखती है तो अपनी आंखों से लेजर निकालती है और वॉट की मेन मेंबर का सिर धड़ से अलग कर देती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वो आदमी वहीं की वहीं मर जाता है और बेबी एक एक करके सारे असिस्टेंट को मारना चालू करती है। वो आदमी उसको अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट करता है और बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। बिल्डिंग से जब वो छलांग लगाते हैं तो बेबी की लेजर लाइट उसकी मदद करती है और नीचे पूरी मिलिट्री फोर्स उस बेबी को मारने के लिए आ जाती है, लेकिन वो बेबी अपनी लेजर लाइट की मदद से जितने भी मिलिट्री वाले होते हैं, यहाँ तक असिस्टेंट होते हैं, उन सबको मार देती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड 2 का नाम है अ बेबीज किल देयर पेरेंट्स। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है क्योंकि इस कहानी में हमें बताया जाता है कि कुछ सुपर पावर बेबीज क्यों अपने पेरेंट्स को, जो कि रियल में उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको क्यों मार देते हैं। ये कहानी का मेन मोटिव हमें ये बताया जाता है। इस कहानी के अंदर सबसे पहले हमें एक छोटा बेबी दिखाया जाता है जो कि अपने हर काम स्लो होता है। दूसरे के सिर पे बहुत बड़ा डीजे होता है जिसका काम होता है गाने बजाना, और तीसरी बेटी होती है जो कि होता है किसी भी जानवर का रूप ले लेना, लेकिन उसका दिमाग उस जानवर की तरह ही हो जाता है। चौथा है जो कि जिसका मेन मोटिव होता है फ्लूड बन जाना, जो हमेशा फ्लूड बना रहता है। पांचवा बहुत बड़ा जाइंट होता है। छठा एक टंग होती है। सातवां जिसके जो टेस्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। आठवां बेबी है, उसके चेहरे पे बीस्ट लगे रहते हैं, ब्रश लगे रहते हैं औरतों की जैसे। सातवें नंबर पे जो है वो एक लड़की है जो इनविजिबल होती है, एक गोस्ट की तरह। हमें पता लगता है कि वॉट ने सीरम बनाया था उसमें कुछ गलतियां आ गई थी इन बच्चों के डीएनए के कारण, जिसके कारण इन बच्चों के पास सुपर पावर्स तो आई, लेकिन ये सुपर पावर्स किसी भी तरह की काम की नहीं होती, जो इनके फ्यूचर को रूइन कर देती है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका चेहरा एक अंडे की शेप का होता है, जो कि हमारा इस कहानी को नरेट कर रहा होता है। उसकी स्पेशल पावर कुछ नहीं होती, बस वो बैठा रहता है, उसका चेहरा ऐसा ही है। सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को मारने की सोचते हैं और एक एक करके अपने पेरेंट्स को मारने की सोचते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले अपने पेरेंट्स का पता लगाना होता है। तो वो वॉट के मैनेजर के पास जाते हैं जो कि कंपाउंड वीक को बनाता है और उससे अपने पेरेंट्स का पता निकलवाने की सोचते हैं। और वो उनमें से एक बच्चा जिसकी पावर होती है विंड को क्रिएट करना, यानी कि पेपर्स को बनाना, तो वो उन पेपर्स में से सब बच्चों के पेरेंट्स को आखिर में ढूंढ लेते हैं और सबके पेरेंट्स का एड्रेस उन बच्चों को मिल जाता है। सबसे पहले उट्टंग वाला जाता है अपने पेरेंट्स को और अपने पेरेंट्स को कुचल के मार देता है। साथ ही में हमें एक आदमी और एक औरत दिखाया जाता है जो कि पूल में सेक्स कर रहे होते हैं। उनको जो फ्लूड वाला लड़का होता है अपने खुद के अंदर ही डुबो के मार देता है अपने माँ बाप को और इलेक्ट्रिक शॉक भी दे देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन लंबू चढ़ान होते हैं, लंबा वाला लड़का यानी कि डीजे वाला, वो डीजे गाना बजा बजा के अपने माँ बाप के कानों में से खून निकाल देता है, जिसके कारण उसके माँ बाप की वहीं मौत हो जाती है। साथ ही में इसके बाद जो एक लड़का होता है जिसकी सुपर पावर होती है किसी भी जानवर बनना, वो अपने पिताजी को शार्क बन के उनको कच्चा चबा जाता है और उनको भी हत्या कर देता है। इसके बाद जो हमारा एक कैरेक्टर है उसका नाम है जो बीस्ट मैन होता है, जिसके चेहरे पे ब्रश लगे होते हैं, वो अपने माता पिता को शूट कर देता है और शूट करके उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद जो लड़का काफ़ी स्लो होता है वो अपने पिताजी का गर्दन दबा के उनको भी बेरहमी के साथ मार देता है। साथ ही में जिस लड़की के दांत काफ़ी लंबे लंबे होते हैं वो अपने पिताजी को उनकी गर्दन पे काट के खा के उनको भी मार देती है। साथ में जिस लड़के के जो टेस्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, वो अपनी माँ और बाप के फेस पे बैठ जाता है, जिसके कारण उन दोनों का फेस काफ़ी ज़्यादा जल जाता है। साथ ही में जो लड़की इनविजिबल होती है वो किसी भी चीज़ को नहीं छुपाती, तो वो अपने माँ बाप को समझाती है और उनको मारने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही जो लड़का स्लो होता है वो उसके माँ बाप को पकड़ के उसके गले के आर पार चाकू कर देता है, जिसके उसके कारण उसके पिताजी की भी डेथ हो जाती है। इतने में ही पूरी आर्मी और जो हमारे बॉयज़ के मेन कैरेक्टर होते हैं यानी कि होमलैंडर, वो आके उन सब बच्चों को मार देता है, लेकिन गोस्ट आखिर में फिर बच जाती है क्योंकि वो इनविजिबल होने के कारण किसी के हाथ नहीं आती। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की प्रण लेती है कि जितने भी कंपाउंड वी के बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको ख़त्म कर देगी, कंपाउंड वी को अब आगे प्रोड्यूस नहीं करने देगी। और हमें टीवी न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि उन बच्चों के खिलाफ ये बातें चल रही होती हैं, उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा देशद्रोही और टेररिस्ट की संख्या दी जाती है और होमलैंडर जो कि रियल में किलर है उसको एक भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। जो लड़का
हमें नरेट कर रहा होता है वो भी अपने माँ बाप को मार देता है बड़ी बेरहमी के साथ, उनके खाने में जहर मिल। एपिसोड 3 का नाम है आई एम द बुचर। ये कहानी हमें बताती है बिली बुचर की कहानी, जो कि एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए आया होता है, ताकि जितने भी वहाँ पे बॉयज़ के मेंबर्स होते हैं जो कि गंदा कानून करते हैं, जब गंदा काम करते हैं, लोगों को मार के, उनको पीट के, और लोगों की नज़रों में एक महान हीरो अपने आप को साबित करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए वो ड्रग डीलर को उल्टा हवा में लटका देता है और कहता है कौन कौन ड्रग्स लेता है। डर के मारे वो बता देता है कि कार्बन ड्रग्स लेता है। तो जो बिली विचर होता है वो कार्बन को पकड़ने के लिए, उसको सताने के लिए एक प्लान बनाता है, उसको ओवरड्रग्ड करवा देता है, जिसके कारण वो अपना मानसिक संतुलन और उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जो अपने ऊपर कंट्रोल को देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कार्बन होता है उसकी सेरेमनी चल रही होती है, उसको एक रिंग के थ्रू पार होना होता है, जिसको एक बहुत मोटा रफ एंड टफ बॉयज़ का एक मेंबर जिसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है वो पकड़ के खड़ा हुआ होता है, और जो हमारा कार्बन होता है उसको वहाँ से निकलना होता है। लेकिन कार्बन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है तो वो यहाँ से वहाँ उड़ने लग जाता है, और वो इतनी ज़्यादा स्पीड में उड़ रहा होता है वो मैक 3 मैक 4 की रफ्तार को भी पार कर देता है। जब वो रिंग से क्रॉस होने वाला होता है तो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स की मात्रा होती है, क्योंकि वो ड्रग्स अपने पीछे की तरफ से लेता है ताकि ड्रग्स का ओवरडोज पता ना चले किसी को भी। इसके बाद वो आदमी एक मोटे पहलवान से टकरा जाता है जो कि उसको पकड़ के खड़ा हुआ था रिंग को, और दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जो बॉयज़ के मेंबर होते हैं वो सारा इंजाम एलियन पे लगा देते हैं और कहते हैं इन एलियंस की वजह से, जो कि पृथ्वी के बाहर रहते हैं, कार्बन का मानसिक संतुलन हिल गया और इन्हीं की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ, और निकल जाते हैं अपनी गलती को छुपा के। ये सब खड़ा देख बिली बुचर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं बॉयज़ को आज पर नाकाम कर दूंगा, उनका चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इस एपिसोड का यही अंत हो जाता है। बॉयज़ के एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सुपर पावर आने के बाद आदमी सोशल मीडिया के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। ये इस कहानी का मेन थीम है। यहाँ पे लड़के का नाम है एंडी, और जो उसकी पड़ोस में लड़की रहती है उसका नाम है जेनी। ये उन दोनों की कहानी है। एंडी काफ़ी ज़्यादा शरीफ और दुबला पतला लड़का होता है, जिसके कारण उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होती, लेकिन वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कभी उससे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अभी फ़िलहाल जेनी होती है, उसका ब्रेकअप हुआ होता है, और जो हमारा एंडी होता है वो वॉल्ट के उसमें जाता है और एक सुपर पावर क्रीम लेता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बन जाता है और जेनी को पटाने की कोशिश करता है, और जेनी उसके द्वारा इम्प्रेस भी हो जाती है और उसको डेट करने लग जाती है। दोनों की डेटिंग शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में प्यार, जो रोमांस होता है, अपनी चरम सीमा पे होता है। दोनों के बीच में इंटीमेट सीन भी क्रिएट होते हैं। दोनों एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा खो चुके होते हैं, लेकिन जो हमारा एंडी होता है वो क्रीम का यूज़ करके जो जेनी होती है उसके सामने गलत साबित कर रहा होता है अपने आप को कि मैं कितना हैंडसम हूँ, और उसे ये बरकरार रखने के लिए बार बार क्रीम लगानी पड़ती है। लेकिन इस क्रीम के साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ये क्रीम अभी बाजार में नहीं आई होती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों जब पार्टी कर रहे होते हैं तो साथ ही में एंडी को पता लग जाता है कि ये ऐसी ऐसी क्रीम लगाता है एंडी, और दोनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह उनकी फ़ोटो आ रही होती है। लेकिन जब कहते हैं ना शोहरत आती है तो बिगड़ापन भी आता है, तो दोनों के बीच में यही होता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है कंपाउंड फी को लेके, साथ ही में उनके फॉलोवर्स भी कम हो जाते हैं। आखिर में जेनी और एंडी को बात समझ में आ जाती है कि वो जैसे भी हैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बार बार क्रीम का इस्तेमाल करने के कारण जो एंडी होता है उसका पूरा चेहरा तबाह हो चुका होता है, और आखिर में उसकी मौत हो जाती है सिर फटने के कारण। एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है 8 साल पहले का, जहाँ एक मॉन्स्टर जो पहले हीरो की साइड था, कुछ कारण से उसे चोरी करनी पड़ी, तो उसे रोकने के लिए उसका दोस्त न्यूबियन आता है, जो पकड़ने वाली वो मॉन्स्टर न्यूबियन पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद एक और न्यूबियन आ जाती है जो कि फीमेल होती है। वो दोनों मिलके उस मॉन्स्टर को हराते हैं, और हमें यहाँ पता लगता है कि इस लड़के का नाम भी न्यूबियन है और जो मेन हीरो है उसका नाम भी न्यूबियन है। दोनों के बीच में प्यार संबंध चालू हो जाता है। दोनों के एक दूसरे को देख के उन दोनों के मन में प्यार की भावना जागरूक हो जाती है और वो शादी कर देते हैं। ऐसे ही वक्त 8 साल कट जाता है और उनकी एक छोटी सी बेटी दिखाई जाती है जिसकी उम्र 7 साल की है। दोनों न्यूबियन आपस में आए दिन रोज लड़ते रहते हैं, लेकिन अपनी बेटी के आगे ये दिखाते हैं कि वो दोनों कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन होता इसके अपोजिट है। उन दोनों के बीच में बात आकर यहाँ तक बढ़ जाती है डिवोर्स तक की, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी को देख के डिवोर्स नहीं ले रहे होते। ये बात उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे के साथ। एपिसोड नंबर 6 की कहानी है जॉन और सूली की, जो कि सूली है वो वाइफ है, उसको डायग्नोस हो चुका है कैंसर।
तो उसको बचाने के लिए आखिर में जॉन कंपाउंड वी का उपयोग करता है ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे सुन्ही एडमिट है और उसके साथ उसका पति उसकी देखभाल कर रहा है। हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा है और उसकी पत्नी कैंसर के कारण काफ़ी ज़्यादा दर्द में करा रही है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर जॉन अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ वो एक बंदूक चुराता है और गार्ड को मार देता है, जहाँ पे कंपाउंड वी उसे मिल जाता है। कंपाउंड वी के मिलने के बाद वो कंपाउंड वी को अपनी वाइफ को दिखाता है और उसे कंपाउंड वी का रस चखा देता है। इसके बाद उसकी बीवी को मारने के लिए काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि उसके अंदर कंपाउंड वी की मात्रा होती है, लेकिन कंपाउंड वी होने के कारण उसके अंदर एक इमेजिनरी शक्ति आ जाती है और उसके पेट से एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है जो कि जाके सबको मार देती है सिवाय जॉन के, क्योंकि जॉन उसका पति होता है। बाहर काफ़ी सारे गार्ड उसकी बीवी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बीवी के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है सुन्ही के पास, जिसके कारण उसके टेंटिकल्स निकल जाते हैं ब्लू कलर के और वो एक एक करके सारे गार्ड्स जितने भी वहाँ पे जॉन और सुन्ही को परेशान करने के लिए आते हैं उन्हें मारते हैं। जॉन अपनी वाइफ सुन्ही को लेकर कार में बैठ के वहाँ से भागता है, लेकिन जब तक वो जो बड़ा सा ब्लू कलर की लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है और अपने अंदर सारे जीव जंतु पेड़ पौधों सबको सूखना चालू कर देती है। एक एक करके वो झपट्टा मारती है चूहे के अंदर, कभी बैल पे, कभी गाय पे, कभी शेरों पे, सबको निगलने की कोशिश कर रही होती है। इसी के साथ सुन्ही की तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन सुन्ही का एक अंदर का जो शक्ति होती है लड़ने की और ब्लू कलर का जो एलिमेंट यानी कंपाउंड वी से जो बना हुआ एलिमेंट उसके अंदर था और जो बाहर निकल चुका है, उन दोनों में हमें टकरार दिखाई जाती है, जहाँ पे सुन्ही सबसे पहले जोखिम हो जाती है, लेकिन अपनी शक्ति को जागृत करके एक बार फिर से खड़ी होती है और उस ब्लू एंटिटी से लड़ती है और आखिर में जाकर उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन इसी बीच सुन्ही की भी डेथ हो जाती है और वो स्वर्ग में जाती हुई हमें दिखाई देती है। अभी इस वेब सीरीज़ के 2 एपिसोड बचे हुए हैं। मैं बहुत ही जल्द उन दोनों को भी लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं कभी वीडियो डालूँ तो आपको पता लग सके। बाय बाय।